तो जय हिंद विद्यार्थियों। सो हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम करता हूँ सारे विद्यार्थियों का। बहुत बहुत स्वागत है आपके इस क्यूआईटी क्लास के चैनल के अंदर। शानदार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको इसके बारे में बहुत ज़रूरत थी और इसके बारे में आप सोच भी रहे थे, तो आज मैं उस वीडियो को लेकर के आया हूँ। फाइनली हम बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स जो 2026 के अंदर बहुत जल्द उनके कई नोटिफिकेशन आ चुके हैं और कई फाइनली एग्ज़ाम की डेट भी आने वाली हैं। तो कौन कौन सी होंगी, क्या सैलरी उसके अंदर होगी, एग्जाम पैटर्न्स क्या होगा, किस प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा उन सरकारी जॉब्स को लेने के लिए, मैं वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ हर एक। क्योंकि अगर आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाह रहे हो, किसी भी एग्जाम की, तो सबसे पहले आपको उसका पैटर्न मालूम होना चाहिए। पैटर्न क्या है, या फिर एग्जाम के जो फॉर्म वगैरह आते हैं उसकी डेट क्या होती है, एग्जाम डेट क्या है, या फिर आपका सिलेबस क्या होना चाहिए, जैसी आपको हर एक इन्फॉर्मेशन जानना जरूरी होती है। उसी के हिसाब से आप अपने सिलेबस को कवर करोगे, उसी हिसाब से आप मेहनत करोगे और किस एग्ज़ाम के अंदर, किस जॉब के अंदर कितनी सैलरी मिलती है और क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, फ्यूचर के अंदर क्या उसको उस जॉब को करने के बाद कुछ फ़ायदा होगा या फिर नहीं फ़ायदा होगा, मैं वो तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। तो कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब है जो आपके सितंबर तक पूरी फाइनली आ जाएंगी, डेट वगैरह। आइए शुरू करते हैं यहाँ से। सबसे पहले आज हमारा एजेंडा क्या है इस वीडियो का, जैसे मैंने शुरू में बता दिया है, लेकिन मेन एजेंडा यहाँ शुरुआत आपका होगा। जैसे हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के बारे में, मैंने एक दो वीडियो इसके बारे में बना रखी है रेलवे ग्रुप डी के बारे में, वो भी आप देख सकते हैं इस चैनल पर। इंडियन पोस्ट के बारे में, ग्रामीण जो आपका होता है भारतीय डाक सेवा, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ऊपर बात करेंगे, और इंडियन आर्मी के बारे में बात करेंगे, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसे आरपीएफ कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो आज के जो हमारे वीडियो का मेन एजेंडा होगा वो ये दो चार बातें होंगी, इनके बारे में हम A to Z इन्फॉर्मेशन यहाँ से जानेंगे। तो आइए शुरुआत करेंगे एक एक करके, एक एक बात को यहाँ शुरुआत करेंगे। देखेंगे भाई, पहली हमारी यहाँ से पॉइंट हो जाएगी, क्या है, लगभग 95,000 प्लस भर्तियां आने वाली हैं। कुल लगभग कितनी, 95,000 प्लस भर्तियां, और ये बहुत बड़ी भर्तियां हैं। इसको आप छोटे में मत काउंट करिए कि हाँ इतनी आ रही हैं, ये बहुत बड़ी भर्तियां हैं, गवर्नमेंट की बहुत ही बड़ी भर्तियां हैं। इन भर्तियों के बारे में बात करूं भाई, आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आप तैयारी करना चाहते हो, सिर्फ और सिर्फ आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ एक ही तो सीट चाहिए, एक ही सीट चाहिए। आप उस एक सीट के लिए खूब जी जान से मेहनत करो। आज 2-4 महीने की मेहनत कल आपको पूरी ज़िंदगी भर हर एक तरह से आपको एंजॉय ही दिलाएगी। तो साथियों, पूरी मेहनत, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करना, कोई कमी बिल्कुल मत छोड़ देना कि आपका पछतावा लास्ट में रह जाए। अब हम बात करेंगे यहाँ से, पहला हमारा बात क्या है, एक सेकंड में पीछे दोबारा चलूँगा, देखना। अच्छा, सब कुछ सही है, देखना। अगर हम बात करें देखना साथियों, हम अगर बात करें अवसर सभी प्रमुख शैक्षिक योग्यताओं के बारे में, मतलब इन एग्जाम्स को निकालने के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, इसके बारे में सबसे पहले बात करेंगे। उसके बाद किस एग्जाम के अंदर कितनी क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में बात करेंगे। हमारा क्या है, ग्लोबल एलिजिबिलिटी ओवरव्यू, यानी हमारे अपॉर्चुनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल कोर एजुकेशनल लेवल्स, यानी अवसर सभी प्रमुख शैक्षणिक स्तरों पर उपलब्ध हैं। जैसे अगर कोई 10th पास या फिर ITI कोर्स कर रखा है, कोई अगर विद्यार्थी है जिसने 10th पास कर चुका है या फिर 10th क्लास के अंदर है, और या फिर ITI पास कर रखा है, तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर उसकी जॉब मिल सकती है, इंडियन पोस्ट डिपार्टमेंट के अंदर मिल सकती है, आर्मी के अंदर, MTS के अंदर और ट्रेड्समैन के अंदर उसकी जॉब लग सकती है। अगर कोई 10th पास विद्यार्थी है, तो आज की इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई 10th पास का अगर विद्यार्थी देख रहा है, कोई क्लास 10 पास है या फिर क्लास 10 के अंदर है, तो उसके लिए इतनी सारी जॉब यहाँ पे है। इनमें से कोई भी एक कोई तैयारी इस एग्जाम की कर सकता है, उसी के लेवल के सिलेबस होंगे, क्या होंगे उसके बारे में बात करेंगे। 10वीं पास ITI, रेलवे ग्रुप डी, डाक, GDS या सेना MTS के अंदर जा सकता है। अगर कोई विद्यार्थी 12th पास है या फिर डिप्लोमा कर रखा है, कोई लड़का, अगर कोई हमारा भाई और बहन है, अगर उसने क्या कर रखा है, 12th पास रखा है या फिर डिप्लोमा का कोई कोर्स कर रखा है, तो उसके लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक बढ़िया अच्छी खासी सैलरी के साथ उसकी जॉब लग सकती है। आर्मी रूल्स के अंदर, RPF के अंदर, RPF
कांस्टेबल के अंदर उसकी जॉब लग सकती है। अगर कोई विद्यार्थी से 10th पास वालों के लिए था, यहाँ पे 10th और यहाँ पे क्या था 12th पास, या फिर कोई विद्यार्थी क्या हो डिप्लोमा कर रखा हो, यहाँ पर कोई क्या कर रखा हो ITI कर रखा हो। ठीक है, अब अगर हम बात करें कोई हमारे साथी हों जो ग्रेजुएशन कर रखे हों, उनके लिए कौन कौन सी जॉब इस वीडियो में देखेगी। SBI क्लर्क के अंदर, एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, RPF या फिर सब इंस्पेक्टर की जॉब उनको शानदार मिल सकती है। जो लोग क्या हैं ग्रेजुएशन कर चुके हैं, स्नातक कर चुके हैं, उन विद्यार्थियों के लिए नौकरी है। तो इस क्लास के अंदर हमारा मेन और एक एजेंडा पता चला, जो 10th पास का है विद्यार्थी वो भी देख सकता है, जो 12th पास कर रखा है वो भी देख सकता है, जो ITI कर रखा है वो भी इस वीडियो को देख सकता है, जो डिप्लोमा पास है वो भी देख सकता है, और जो लोग ग्रेजुएशन भी कर रखे हैं वो लोग भी इस वीडियो को देख सकते हैं। इन सारे लोगों के लिए क्लास पूरी तरह से देखने के लिए है। अगर हमारी पहली पॉइंट अगर बात की जाए, कौन सी पार्ट, रेलवे ग्रुप डी के बारे में, इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या होती है और सैलरी कितनी मिलती है। अगर कोई रेलवे ग्रुप डी के अंदर जॉब करना चाहता है और उसकी क्या है एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और सैलरी वगैरह क्या होनी चाहिए, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन अगर मैं बताऊं तो 10th पास होना चाहिए या फिर ITI कर रखा हो। मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात कर जा रही है। हिंदी में अगर मैं बताऊं कम से कम अगर उसकी शैक्षणिक योग्यता देखी जाएगी यहाँ पर ग्रुप डी के अंदर रेलवे के, तो क्या हो 10th पास हो या फिर ITI कर रखा हो। और क्या है टोटल एक्सपेक्टेड वैकेंसी, यानी 30,000 प्लस पोस्ट अक्रॉस रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स, यानी कुल अपेक्षित रिक्तियां क्षेत्रीय बोर्ड में लगभग 30,000 प्लस पद हैं। बहुत बड़े पद हैं। सिर्फ रेलवे के अंदर ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ, ग्रुप डी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर बेस स्टार्टिंग सैलरी की बात की जाए तो 18,000 प्लस पर मंथ, यानी आपकी जैसी ज्वाइनिंग होगी इसके अंदर, यहाँ पर आपको ज्वाइनिंग में शुरुआती दिनों में क्या मिलेगी 18,000 प्लस मंथ आपको मिलेगी, यानी शुरुआती में आपको 18,000 पूरे मिलेंगी। कितने 18,000, ठीक है 18,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी जैसे आपकी जॉब शुरुआत होगी। और क्या है एडिशनल अलाउंस, यानी आपके अंदर DA HRA एंड ट्रांसपोर्ट अलाउंस एंड क्या है तमाम एडेड ऑन टॉप, तमाम जिसे अतिरिक्त भत्ते हैं, DA हो गया, HRA हो गया, परिवहन भत्ता हो गया, जैसी तमाम और चीज़ें आपको मिलती हैं सरकार द्वारा। ठीक है, तो 18,000 सैलरी के साथ साथ और भी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। तो रेलवे ग्रुप डी के अंदर कोई जॉब करना चाहता है, एक शानदार सैलरी है और मिनिमम क्वालिफिकेशन है, वह जल्दी सरकारी जॉब करना चाहता है, एक बेहतर करियर बनाना चाहता है, तो उसके लिए वही बहुत बेहतर है रेलवे ग्रुप डी के अंदर जाने के लिए। अगर हम और आगे बात करें, अगर हम इसके बारे में और अगर बात करें तो साथियों देखो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये लिखा हुआ है रेलवे ग्रुप डी एज फी एंड आपका क्या रखा है समझ में नहीं आ रहा है, चलो हटाओ। क्या दे रखा है आपको, अगर मैं बात कर रहा हूँ विवरण, यानी एज लिमिट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो देखो 18 से लेके मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 36 साल होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन किसको मिलता है SC ST OBC कास्ट वालों को 2-4 साल का रिलैक्सेशन यहाँ मिलेगा, उनको छूट मिलेगी। लेकिन मिनिमम क्या है, अगर जनरल की मैं बात करूँ UR की बात करूँ तो आपके 18 मिनिमम होनी चाहिए और मैक्सिमम 36 साल होनी चाहिए। अगर मैं बात करूं जनरल OBC की फ़ी के बारे में बात करूं तो आपकी 500 रुपया लगती है। ठीक है 500 रुपया रिफंड 400 पोस्ट एग्जाम, बताऊंगा अभी क्या होता है। यानी आपकी जो फॉर्म भरोगे 500 रुपया लगेगा, लेकिन रिफंड क्या हो जाएगा 400 रिफंड आपका हो जाएगा। अगर कोई SC ST PWD फीमेल है वह क्या उसको 250 लगेगा फुल रिफंड, यानी पूरे का पूरा रिफंड हो जाता है। और क्या नोटिफिकेशन की अगर मैं बात करूं देखो शॉर्ट नोटिफिकेशन रिलीज हो चुकी है अगस्त के अंदर, और जो फुल नोटिफिकेशन है वो आपकी अक्टूबर के अंदर हो जाएगी। कहने का मतलब है देखो अगर आपने इस फॉर्म को भर रखा है तो आपकी पूरी फीस रिफंड हो जाएगी। जैसे अगर कोई जनरल का है, ठीक है कोई जनरल और OBC का है, ठीक है वे क्या है पुरुष है, तो अगर उसने एग्जाम दे रखा है तो उसकी 400 रुपये रिफंड हो जाती है। अगर एग्जाम नहीं दिया तो नहीं होगा, लेकिन अगर उसने एग्जाम दे रखा है तो उसकी जो आप फॉर्म भरते समय आपने 500 रुपया फी दी थी वह क्या हो जाती है उसके अंदर से 400 रुपया रिफंड हो जाती है। ये सिर्फ क्या है जनरल और OBC पुरुष के लिए। अगर कोई फीमेल है SC ST PW की है तो उसकी पूरी 250 रुपये रिफंड हो जाते हैं एग्जाम देने के बाद। लेकिन अगर आप एग्जाम नहीं दोगे तो आपका रिफंड नहीं होता है, अगर आपने एग्जाम दे रखा है तो भाई फिर आपका रिफंड हो जाता है। ठीक है आगे अगर हम बात करें,
आगे अगर हम रेलवे ग्रुप डी के बारे में सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, अगर हम इसके बारे में बात करें तो देखो भाई, आपका पहले सीबीटी एग्जाम होता है, फिर पीईटी होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर इसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होता है। और सीबीटी का अगर टाइम की बात करूँ, आपको 90 मिनट्स मिलते हैं, 100 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग क्या हो, स्ट्रिक्ट आपका 1/3 आपका क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ मिलेगा। सिलेबस क्या होता है आपका, साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, जीके, जीएस आपका सिलेबस होता है। तो मैंने इसे आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में बता दिया। आपका जो एग्जाम होता है वो सीबीटी मोड होता है, ऑफलाइन मोड नहीं होता है। अगला अगर हम बात करें ग्रुप डी के बारे में, रेलवे ग्रुप डी के बारे में अगर हम और बात करें तो देखो, अगर मैं बात करूं वर्ग, अगर कोई मेल्स है उसकी 35 kg होने चाहिए। और क्या है, रनिंग के अंदर 1000 मीटर उसकी रनिंग होती है 4 मिनट 15 सेकंड के अंदर। अगर कोई फीमेल है उसकी 20 kg, और क्या है उसका 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड के अंदर। ठीक है, ये आपका क्या था, स्टैंडर्ड पीटी के बारे में मैंने बताया रेलवे ग्रुप डी के अंदर। अगर और आगे हम बढ़े तो हमें मिलेगा ग्रामीण डाक सेवा, ठीक है, जिसे हम इंडियन पोस्ट भी कहते हैं इंग्लिश के अंदर, और ग्रामीण डाक सेवा कहते हैं। अब मैं अगर इसके बारे में बात करूं, इसकी टोटल वैकेंसी 28,740 है। ठीक है, इसकी जो टोटल वैकेंसी है 28,740 है। रूल्स क्या आपके हैं, क्षेत्रीय सर्किलों में विभिन्न डाक प्रोफाइल्स हैं। और क्या है, स्टार्टिंग सैलरी आपकी 10,000 पर मंथ होती है, और आगे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। और देखो भाई, स्किल्स क्या है, अधिकतम वेतन आपकी 29,380 रुपये होती है। और मैं जानता, देखो इसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा दौड़ना नहीं होता है। कई कुछ लोग होते हैं जिन लोगों को डाक वाले होते हैं जो गांव-गांव जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जगह देखा जाता है कि डाक वाले जो होते हैं जिनका सामान आता है वो लोग खुद ही बुला लेते हैं। ठीक है, अगर मेरा सामान आया है, मेरे गांव का जो डाक है वो डाकिया लगभग किसी को कह देगा भाई, या फोन कर देगा आप अपना सामान ले जाओ। बहुत ही आराम वाला काम रहता है, बहुत दौड़ भाग नहीं, तो मुझे लगता है जीरो रहता है इनका दौड़ भाग जो होता है। तो भाई देखो, आपकी शुरुआत में 10,000 सैलरी है, और वो भी आपको अपने घर पे रह करके, जहाँ भी आपका, अगर आपके घर के आपके एरिया के अंदर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो अगर कहीं अगर आप जाके रहोगे तो रूम वगैरह सब कुछ आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, और बहुत आराम वाला भी काम होता है। तो आपका देखो भाई, सब कुछ मैंने बता दिया कि वैकेंसी कितनी है, रूल्स क्या होते हैं आपके, और क्या है, देखो क्षेत्रीय सर्किलों में विभिन्न डाक प्रोफाइल होती है, उसी के हिसाब से है, और सैलरी आपकी स्टार्टिंग में रहेगी, और जैसे आप पर कैप होगा वो सबसे आपकी सैलरी लगभग बढ़ जाती है। अगर हम और आगे बात करें तो, अगर हम और आगे बात करें, यहाँ हमें देखने को मिलेगा, देखना चाहती हूँ, अगर मैं और बात करूं तो जो आपका देखो क्या है, इंडियन पोस्ट जो जीडीएस है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है, तो आपका 10वीं कक्षा में अंक प्रतिशत पे जमा करें। ठीक है, जो 10वीं के अंदर आपके परसेंटेज अंक आए उसी के हिसाब से जमा करना होता है। अकादमिक अंकों के आधार पर स्वचालित मेरिट सूची होती है, मतलब ए मेरिट वाला है एग्जाम, इसके अंदर कोई एग्जाम नहीं होता, आपके मेरिट पर होता है, और फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो आपके इसके एग्जाम के अंदर क्या है, यहाँ पर इसके जो क्राइटेरिया है, इसमें कोई एग्जाम्स नहीं होते। ठीक है, नो एग्जाम होता है। अगर मैं और बात करूं, इंडियन पोस्ट जीडीएस एज लिमिट एंड इम्पॉर्टेंस डेट के बारे में अगर बात करूं, इम्पॉर्टेंस डेट के बारे में, तो अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो आपकी 18 से 40 होनी चाहिए। मिनिमम आपकी कितनी होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम आपकी 40 होनी चाहिए। जनरल ओबीसी की फीस अगर मैं बात करूं तो 100 रुपीज़ लगती हैं, और SC ST की क्या है, 0 रुपये फीस लगती हैं। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वह 31 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से इस बात को भाई सुनते रहना। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वह अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, और एप्लीकेशन ओपन होगा 2 सितंबर से। और जो आपके ऑफिशियल वेबसाइट है वो दे रखी इंडिया पोस्ट गार्ड्स GDSOONLINE.gov.in। ठीक है, ये आपकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से आप कर सकते हो। आगे अगर हम बात करें, आप देखो एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर कौन कौन से जॉब्स रूल्स हैं। अगर मैं बात करूं, अब हमने 2 के बारे में बात कर रखी है। अगर हम जॉब्स रूल्स एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप जानना चाहते हो तो मैं बताऊं, देखो शिक्षण एवं तकनीकी प्रोफाइल्स में 15,000 रिक्तियां हैं।
अब देखो इसके अंदर प्राइमरी टीचर्स, असिस्टेंट मास्टर या फिर फिजिकल ट्रेनिंग के अंदर या कंप्यूटर साइंस के अंदर आपकी जॉब लग सकती है, ये पोस्ट आपको मिल सकती है। ध्यान से एक बार सुन देख लेना भाई, अगर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहते हो तो कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती हैं, किस किस तरह की आपकी यहाँ मिल सकती हैं। आपके एजुकेशन के ऊपर भी डिपेंड करेगा, अगर आप ग्रेजुएशन हो तो ऊपर लेवल की, अगर नहीं हो डिप्लोमा लेवल के हो तो आपको थोड़ा और नीचे लेवल का मिलेगा। लेकिन खैर हम बात करें, हमें कोई भी एक बढ़िया जॉब एक चाहिए। अगर मैं और बात करूं अगर, तो क्वालिफिकेशन क्या है, देखो भाई पद अनुसार विभिन्न 12वीं स्नातक डिग्रीधारी होते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, 12th पास कुछ होते हैं, कुछ ग्रेजुएट होते हैं, कुछ डिग्री होल्डर्स होते हैं। तो उनके डिग्री के ऊपर से, उनकी क्वालिफिकेशन के ऊपर से उनकी जॉब्स मिलती हैं। एज लिमिट मिनिमम 21, मैक्सिमम 40 ईयर्स होनी चाहिए। अगर सैलरी की बात करूं 45,000 शुरुआत में और बढ़ते बढ़ते 99,000 रुपया पर मंथ आपकी हो जाती है। अगर फी की बात करूं तो 750 रुपये जनरल और ओबीसी का लगता है और 500 रुपया SC ST का लगता है। डेडलाइंस क्या है आपकी सितंबर तक, ठीक है, 7 सितंबर आपकी ये डेडलाइन है, यानी आपका क्या है अंतिम तिथि जो कहते हो आप 7 सितंबर तक है। अगर और आगे हम बढ़ें तो हमें मिलेगा सिलेक्शन क्या है। सिलेक्शन का अगर प्रोसेस देखें तो आपका रिटन एग्जामिनेशन होता है और क्या है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह होता है। तो आपको यहाँ पे रिटन एग्जाम का सामना करना पड़ेगा, उस तरह से आपकी तैयारी करनी पड़ेगी। आगे अगर हम बात करें और, तो देखो भाई SBI क्लर्क के बारे में अब हम बात करने वाले हैं। SBI क्लर्क के बारे में क्या होता है, एक सेकंड में देख लो। चलो भाई सब कुछ सही। तो इसके अंदर टोटल कितनी वैकेंसी हैं, 9,000 एक्सपेक्टेड पोस्ट अक्रॉस ब्रांचेस। एप्लीकेशन में बताऊं तो आपके 11 अगस्त से 31 अगस्त, यानी आवेदन जो विंडो है वह 11 अगस्त से लेकर के 31 अगस्त तक। क्वालिफिकेशन क्या होगा, एनी ग्रेजुएट, अगर कोई भी ग्रेजुएशन है, कोई भी ग्रेजुएट है किसी भी स्ट्रीम से, वो इस एग्जाम को दे सकता है। एज लिमिट 20 से 28 ईयर्स तक होनी चाहिए, मिनिमम आपकी 20 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। अगर मैं और बात करूं सैलरी की तो आई 24,000 से लेकर 64,000 रुपये तक आपकी स्टार्टिंग अप्रॉक्स हो जाएगी 46,000 रुपये तक। अगर हम और आगे बढ़ें SBI क्लर्क के बारे में अगर हम और बात करें, प्रोसेस और फी वगैरह के बारे में क्या होता है। देखो भाई अगर मैं सिलेक्शन की बात करूं, आपके प्रीलिम्स एग्जाम्स होते हैं, मेंस एग्जाम्स होते हैं, लैंग्वेज टेस्ट होते हैं और DAV होता है, DV यानी जिसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हो। मैंने आपको A to Z इन्फॉर्मेशन बताया, साथ में ये बताया इस एग्जाम को कोई भी ग्रेजुएट ही विद्यार्थी दे सकता है, इसमें कोई 10th ITI डिप्लोमा 12th विद्यार्थी नहीं दे सकता है। इस बात को ध्यान से सुन लेना मेरी, ताकि कोई आपको दिक्कत ना है, लग जाए कि आप तैयारी में लग जाओ SBI क्लर्क की, तो ऐसा मत करना। अगर आप ग्रेजुएट हो तभी इसके बारे में करना, ठीक है, सोचना। अगर मैं बात करूं जनरल OBC फी के बारे में तो 750 रुपये सामान्य और OBC का शुल्क होता है। SC ST का आपका कुछ रुपये नहीं लगती हैं फीस। ऑफिशियल पोर्टल आपको दे रखा है, ये आपका ऑफिशियल पोर्टल है और तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से अपनी चेक कर सकते हो। अगर साथियों हम और आगे बढ़ें तो हमें मिलेगा इंडियन आर्मी के बारे में। मैंने इसके बारे में भी तमाम इन्फॉर्मेशन बना रखी है, आप देख सकते हो वीडियो। टोटल वैकेंसी आपकी 2,615 हैं। क्वालिफिकेशन 10th 12th डिप्लोमा एंड ग्रेजुएट एक्सेप्टेड। अगर कोई विद्यार्थी 10th पास है, 12th पास है, डिप्लोमा है, ग्रेजुएट है, वो विद्यार्थी इस एग्जाम को दे सकते हैं। एज लिमिट 18 से लेके 27। अगर कोई चीज़ पहले लिखी है, ए मिनिमम होती है, ए मैक्सिमम होती है। सैलरी वगैरह क्या है, 18,000 रुपये आपकी, 18,000 से लेके 92,000 बेस्ड ऑन पोस्ट लेवल तक आपका होगा। अगर हम और आगे बढ़ेंगे हमें मिलेगा इंडियन आर्मी के और बारे में जानकारी। AOC वैकेंसी ब्रेकडाउन्स। अगर ट्रेड्स मास्टर, अगर मैं ट्रेड्समैन मेट के बारे में बात करूं तो 1799 इसके अंदर वैकेंसी हैं। अगर फायरमैन के बारे में बात करूं 520 हैं। अगर मल्टीटास्किंग स्टाफ के बारे में बात करूं, इसे MTS कहते हो आप, 142 हैं। और जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के बारे में बात करूं 104 है। ऐसे आपका क्या है, मटेरियल असिस्टेंट के बारे में अगर हम बात करें तो आपके 50 हैं। यानी टोटल आपके मैंने बता रखा है 2800 कुछ 2,615 के आसपास वैकेंसीज हैं। अगर इंडियन आर्मी के बारे में साथियों और हम बात करें, इसके एग्जाम्स के बारे में, फिजिकल टेस्ट वगैरह किस तरह के होते हैं, तो देखना ध्यान से। सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम 100 क्वेश्चंस 100 मार्क का होता है। सब्जेक्ट आपके रीजनिंग, GK GS, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड्स और क्या आपके इंग्लिश आते हैं।
और क्या है, रनिंग आपका 1.6 मीटर आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर, पुलअप्स आपको 6 मिनट्री है, आपका इतना करना अनिवार्य है। जंप्स आपके 9 फीट का लॉन्ग जंप होता है, जिग जैग आपके बैलेंस बनाना होता है। एप्लीकेशन फॉर्म आपके 24 अगस्त से और हो जाएंगे स्टार्ट। मैंने इसके बारे में भाई और तरीके से वीडियो अच्छे से बना रखा है। ये जो देखो जंपिंग 9 फीट, इसके अंदर कोई नंबर नहीं मिलता है, ना ही जिग जैग का नंबर मिलता है, लेकिन क्वालिफिकेशन इनको करना होता है। और कई एग्जाम्स होते हैं इसके अंदर जिसको आपको क्वालिफाई यानी उसके अंदर नंबर्स भी मिलते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ 2 ही एग्जाम बता रहा हूँ, और ज़्यादा डिटेल में देखना है तो मेरी एक वीडियो और है, वहाँ आप देख सकते हो। अगर हम बात करें RPF कांस्टेबल के बारे में और सब इंस्पेक्टर के बारे में, अगर हम इसके बारे में बात करें तो हमारे पास क्या जानकारी होनी चाहिए। तो देखो भाई, इसके अगर मैं पोस्ट की बात करूं तो 7500 से लेके 8000 तक आने की एक्सपेक्टेड किया जा सकता है। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए कांस्टेबल के लिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए सब इंस्पेक्टर के लिए। अगर कोई 10th पास विद्यार्थी है तो ये RPF का कांस्टेबल बन सकता है, अगर कोई ग्रेजुएशन है तो ये सब इंस्पेक्टर बन सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें एज लिमिट तो मिनिमम आपकी 18 और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। पे स्किल क्या है, 21,700 रुपये से लेके 35,500 रुपये तक आपकी होगी, और आपके लेवल्स इसके अंदर बढ़ते हैं, उसी तरह से सैलरीज भी आपकी बढ़ती रहती हैं। आगे अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन फ़ी के बारे में और क्या है, सिलेक्शन वगैरह के बारे में कैसा होता है, तो देखो भाई, नोटिफिकेशन अगर एक्सपेक्टेड किया जा सकता है तो अगस्त के अंदर आप ये जीते हैं। जनरल OBC की फ़ी 500 होती है। रिफंड आपके पोस्ट एग्जाम के बाद होते हैं। अगर आप देखो आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगती है वह कितनी लगती है, जनरल OBC की 500 रुपये। अगर आपने एग्जाम पोस्ट एग्जाम रिफंड, इसका मतलब है अगर आपने एग्जाम में बैठा है, आपने एग्जाम दे रखा है तो आपका रिफंड 400 रुपये हो जाएगा। अगर आपने एग्जाम नहीं दिया तो आपका 1 भी रुपया रिफंड नहीं होता है। ऐसे SC ST का लगता है 250 रुपये, लेकिन इनका पूरा का पूरा रिफंड हो जाता है। अगर सिलेक्शन का प्रोसेस देखा जाए तो CBT PET डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। आपके क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस है, इन चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा। अगर आगे हम बात करें तो हमें है RPF CBT पैटर्न एंड फिजिकल एफिशिएंसी के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके 120 क्वेश्चंस आते हैं, 120 मार्क के, और सब्जेक्ट आपका GK, जनरल साइंस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग हो गया। ये आपका PT के अंदर रनिंग होता है 1600 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप होता है। आपके इन चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। और क्या पुरुष महिला कांस्टेबल एवं SI हेतु मानक भिन्न होते हैं, वो तो भाई हम जानती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं सेक्टर वाइज वैकेंसीज के बारे में देखना चाहती हूँ। अगर रेलवे ग्रुप डी के बारे में अगर हम बात करें, रेलवे ग्रुप डी, इधर देखना, रेलवे ग्रुप डी के बारे में तो 30,000 प्लस है वैकेंसीज। अगर इंडियन पोस्ट ग्रामीण डाक सेवा के बारे में बात करूं तो 28,740 है। एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर आपके 15,000 प्लस हैं। और SBI कलर के बारे में अगर बात की जाए 9,000 प्लस हैं। RPF के बारे में बात करूं, रिजर्व पुलिस फोर्स के बारे में तो प्रोटेक्शन फोर्स आप कह सकते हो 7500 से लेके 8,000 हैं। इंडियन आर्मी के अंदर 2,615 हैं। अगर और आगे हम बढ़ेंगे तो हमें कुछ इस तरह के देखने को मिलेंगे। जो चीज़ें आपको याद रखनी है इस वीडियो के अंदर इम्पॉर्टेंट है, तो सब कुछ स्क्रीनशॉट ले लो, इस सबको के बारे में आप सोचना ज़रूर। इसी के साथ हमारी वीडियो भाई ख़त्म हो रही है। ठीक है, इसके साथ हमारी वीडियो ख़त्म हो रही है। नई वीडियो के अंदर नई एनर्जी, नई जोश के साथ मिलेंगे। जय हिंद विद्यार्थियों, दोबारा मिलते हैं। अपना ख्याल रखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन समय से पहले पहुंचते रहे। जय हिंद विद्यार्थियों।